बच्चों नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे जॉर्ज पंचम की नाक। जी हाँ, कमलेश्वर द्वारा रचित है जॉर्ज पंचम की नाक चैप्टर। तो हम थोड़ा सा समझ लेते हैं पाठ की रूपरेखा क्या है कि जो नाक क्या है। नाक तो एक इज्जत का प्रतीक मानी जाती है। इस संदर्भ के माध्यम से लेखक ने व्यंग्य करते हुए सत्ता एवं सत्ता से जुड़े सभी लोगों की मानसिकता को दर्शाया है, जो अंग्रेजी हुकूमत को कायम रखने के लिए भारतीय नेताओं की नाक काटने को तैयार हो जाते हैं। लेखक ने इस रचना के माध्यम से यह भी बताया है कि रानी का महाभारत जो भारत आगमन महत्वपूर्ण विषय है, इसके लिए जॉर्ज पंचम की नाक क्या था। जॉर्ज पंचम की नाक मूर्ति पर होना अनिवार्य है, क्योंकि वो रानी के आत्मसम्मान के लिए अनिवार्य है। इसके लिए ये रचना पत्रकारिता जगत के लोगों पर भी व्यंग्य करती है और एवं सफल पत्रकार की सार्थकता को भी उजागर करती है। इसमें सरकारी तंत्र का लोगों द्वारा रानी के सम्मान में की गई तैयारियों का वर्णन किया गया है। ठीक है, तो कमलेश्वर क्या है, नई कहानी के प्रमुख रचनाकार हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं जॉर्ज पंचम की नाक। यह बात उस समय की है, जब इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ द्वितीय मैं अपने पति के हिंदुस्तान पधारने वाली थी। कौन? एलिजाबेथ द्वितीय। अखबारों में उनकी चर्चा हो रही थी। रोज लंदन के अखबारों से खबरें आ रही थीं कि शाही दौरे के लिए कैसी कैसी तैयारियां हो रही हैं। रानी एलिजाबेथ का दर्जी परेशान था कि हिंदुस्तान, पाकिस्तान और नेपाल के दौरे पर रानी कब क्या पहनेगी। उनका सेक्रेटरी और शायद जासूस भी उनके पहले ही इस महाद्वीप का तूफानी दौरा करने वाला था। आखिर कोई मजाक तो था नहीं। जमाना चूंकि नया था, फौज फाटे के साथ निकलने के दिन बीत चुके थे, इसलिए फोटोग्राफरों की फौज तैयार हो रही थी। इंग्लैंड के अखबारों की कतरने हिंदुस्तानी अखबारों में दूसरे दिन चिपकी नजर आती थी कि रानी ने एक ऐसा हल्के नीले रंग का सूट बनवाया है जिसका रेशमी कपड़ा हिंदुस्तान से मंगाया गया है, कि करीब 400 पाउंड खर्चा उस सूट पर आया है। रानी एलिजाबेथ की जन्मपत्री भी छपी, प्रिंस फिलिप के कारनामे छपे, और तो और उनके नौकरों, बावर्चियों, खानसामों, अंगरक्षकों की पूरी जीवनियां देखने में आई। शाही महल में रहने और पलने वाले कुत्तों की तक की तस्वीरें अखबार में छप गईं। बड़ी धूम थी, बड़ा शोर शराबा था। शंख इंग्लैंड में बज रहा था, गूंज हिंदुस्तान में आ रही थी। इन खबरों से हिंदुस्तान में सनसनी फैल रही थी। राजधानी में तहलका मचा हुआ था। जो रानी 5,000 रुपए का रेशमी सूट पहनकर पालम के हवाई अड्डे पर उतरेगी, उसके लिए कुछ तो होना ही चाहिए। कुछ क्या, बहुत कुछ होना चाहिए। जिसके बावर्ची पहले महायुद्ध में जान हथेली पर लेकर लड़ चुके हैं, उसकी शान शौकत के क्या कहने। और वही रानी दिल्ली आ रही है। नई दिल्ली ने अपनी तरफ देखा और बेसाख्ता मुंह से निकल गया, वो आए हमारे घर खुदा की रहमत, कभी हम उनको कभी अपने घर को देखते हैं। और ये शेर है कि वो आए हमारे घर खुदा की रहमत, कभी हम उनको कभी अपने घर को देखते हैं। और देखते देखते नई दिल्ली का काया पलट होने लगा। और करिश्मा तो ये था कि किसी ने किसी से नहीं कहा, किसी ने किसी को नहीं देखा, पर सड़कें जवान हो गईं, बुढ़ापे की धूल साफ हो गई, इमारतों ने नाजनीनों की तरह श्रृंगार किया। लेकिन एक बड़ी मुश्किल पेश थी, वो थी जॉर्ज पंचम की नाक। नई दिल्ली में सब कुछ था, सब कुछ होता जा रहा था, सब कुछ होने की जो उम्मीद थी, पर जॉर्ज पंचम की नाक बड़ी मुसीबत थी। नई दिल्ली में सब था, सिर्फ नाक नहीं थी। इस नाक की भी एक लंबी दास्तान है। इस नाक के लिए बड़े तहलके मचे थे। किसी वक्त आंदोलन हुए थे, राजनीतिक पार्टियों ने प्रस्ताव पास किए थे, चंदा जमा किया था, कुछ नेताओं ने भाषण भी दिए थे, गर्मा गर्म बहसें भी हुई थीं, अखबारों के पन्ने रंग गए थे। बहस इस बात पर थी कि जॉर्ज पंचम की नाक रहने दी जाए या हटा दी जाए। और जैसा कि हर राजनीतिक आंदोलन में होता है, कुछ पक्ष में थे, कुछ विपक्ष में थे, ज़्यादातर लोग खामोश थे। खामोश रहने वालों की ताकत दोनों तरफ थी। यह आंदोलन चल रहा था। जॉर्ज पंचम की नाक के लिए हथियारबंद पहरेदार तैनात कर दिए गए थे।
क्या मजाल कोई उनकी नाक तक पहुंच जाए। हिंदुस्तान में जगह जगह ऐसी नाकें खड़ी थीं और जिन तक लोगों के हाथ पहुंच गए उन्हें शान शौकत के साथ उतार कर अजायब घरों में पहुंचा दिया गया। कहीं कहीं तो शाही लाटों की, लाट मतलब खंभे या मूर्तियां कह सकते हैं, नाकों के लिए गुरिल्ला युद्ध होता रहा। उसी जमाने में यह हादसा हुआ, इंडिया गेट के सामने वाली जॉर्ज पंचम की लाट की नाक एकाएक गायब हो गई। हथियारबंद पहरेदार अपनी जगह तैनात रहे, गश्त लगती रही और लाट की नाक चली गई। रानी आए और नाक न हो। एकाएक परेशानी बढ़ी, बड़ी सरगर्मी हुई शुरू। देश के खैरख्वाहों की, खैरख्वाह मतलब भलाई चाहने वाले, एक मीटिंग बुलाई गई और मसला पेश किया गया कि क्या किया जाए। वहां सभी सहमत थे कि अगर ये नाक नहीं है तो हमारी भी नाक नहीं रह जाएगी। उच्च स्तर पर मशवरे हुए, दिमाग खरोंचे गए और यह तय किया गया कि हर हालत में इस नाक का होना बहुत जरूरी है। यह तय होते ही एक मूर्तिकार को हुक्म दिया गया कि फौरन दिल्ली में हाजिर हो। मूर्तिकार यूं तो कलाकार था। बच्चों, अगर आपने प्लेलिस्ट से नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में सारा सिलेबस पड़ा हुआ है, अभी देखिएगा, ठीक है, तुरंत। मूर्तिकार यूं तो कलाकार था पर जरा पैसे से लाचार था। आते ही उसने हुक्कामों के चेहरे देखे, अजीब परेशानी थी। इसका भाई हम सारांश भी लास्ट में बताएंगे। उन चेहरों पर कुछ लटके, कुछ उदास और कुछ बदहवास थे। उनकी हालत देखकर लाचार कलाकार की आंखों में आंसू आ गए। तभी एक आवाज सुनाई दी, मूर्तिकार जॉर्ज पंचम की नाक लगानी है। मूर्तिकार ने सुना और जवाब दिया, नाक लग जाएगी, पर मुझे ये मालूम होना चाहिए कि ये लाट कब और कहाँ बनी थी, इस लाट के लिए पत्थर कहाँ से लाया गया था। सब हुक्कामों ने, हुक्काम मतलब अफसर, एक दूसरे की तरफ ताका। एक की नज़र ने दूसरे की नज़र से कहा कि ये बताने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। खैर मसला हल हुआ। एक क्लर्क को फ़ोन किया गया और इस बात की पूरी छानबीन करने का काम सौंप दिया गया। पुरातत्व विभाग के फाइलों के पेट चीरे गए और कुछ भी पता नहीं चला। क्लर्क ने लौटकर कमेटी के सामने कांपते हुए बयान दिया, सर मेरी खता माफ़ हो, फाइलें सब कुछ हजम कर चुकी हैं। ये देखिए, ये एक मीटिंग हो रही है यहाँ पे। हुक्कामों के चेहरों पर उदासी के बादल छा गए। एक खास कमेटी बनाई गई और उसके जिम्मे ये काम दे दिया गया कि जैसे भी हो ये काम होना है। इस नाक का दारोमदार आप पर है। आखिर मूर्तिकार को फिर बुलाया गया, उसने मसला हल कर दिया। वो बोला, पत्थर की किस्म का ठीक पता नहीं चला तो परेशान मत होइए, मैं हिंदुस्तान के हर पहाड़ पर जाऊंगा और ऐसा ही पत्थर खोज कर लाऊंगा। कमेटी के सदस्यों की जान में जान आई। सभापति ने चलते चलते गर्व से कहा, ऐसे क्या चीज़ है जो हिंदुस्तान में मिलती नहीं? हर चीज़ इस देश के गर्भ में छिपी है। ज़रूरत खोज करने की है। खोज करने के लिए मेहनत करनी होगी और इस मेहनत का फल हमें मिलेगा। आने वाला ज़माना खुशहाल होगा। ये छोटा सा भाषण फौरन अखबारों में छप गया। मूर्तिकार हिंदुस्तान के पहाड़ी प्रदेशों और पत्थरों पर की खानों के दौरे पर निकल पड़ा। कुछ दिन बाद वो हताश लौटा। उसके चेहरे पर लानत बरस रही थी। उसने सिर लटकाकर खबर दी, हिंदुस्तान का चप्पा चप्पा खोज डाला पर इस किस्म का पत्थर कहीं नहीं मिला। ये पत्थर विदेशी है। सभापति ने तैश अर्थात क्रोध में आकर कहा कि लानत है आपकी अक्ल पर। विदेशों की सारी चीजें हम अपना चुके हैं, दिल दिमाग और तौर तरीके, रहन सहन। जब हिंदुस्तान में बाल डांस तक मिल जाता है तो पत्थर क्यों नहीं मिल सकता? मूर्तिकार चुप खड़ा था। सहसा उसकी आंखों में चमक आ गई। उसने कहा कि एक बात मैं कहना चाहूंगा, लेकिन इस शर्त पर कि ये बात अखबार वालों तक न पहुंचे। सभापति की आंखों में भी चमक आई। चपरासी को हुक्म हुआ और कमरे के सब दरवाजे बंद कर दिए गए। तब मूर्तिकार ने कहा, देश में अपने नेताओं की मूर्तियां भी हैं। अगर इजाज़त हो तो आप लोग ठीक समझें तो मेरा मतलब है तो जिसकी नाक इस पर लाट पर ठीक बैठे उसे उतार लिया जाए। वाह! सबने सबकी तरफ देखा। सबकी आंखों में एक क्षण की बदहवासी के साथ खुशी तैरने लगी। सभापति ने धीमे स्वर में कहा, लेकिन बड़ी होशियारी से, और मूर्तिकार फिर देश दौरे पर निकल पड़ा। जॉर्ज पंचम की खोई हुई नाक का नाप उसके पास था। दिल्ली के से वो बम्बई पहुंचा। दादा भाई नौरोजी, गोखले, तिलक, शिवाजी, कावस जी, जहांगीर, सबकी नाकें उसने टटोली, नापी और गुजरात की ओर भागा। गांधी
जी, सरदार पटेल, विट्ठल भाई पटेल, महादेव देसाई की मूर्तियों को परखा और बंगाल की ओर चला तो गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर और सुभाष चंद्र बोस, राजा राम मोहन राय आदि को भी देखा नाप जोख की और बिहार की तरफ चला। बिहार होता हुआ उत्तर प्रदेश की ओर आया और चंद्रशेखर आज़ाद, बिस्मिल, मोतीलाल नेहरू, मदन मोहन मालवीय के लाटों के पास गया। घबराहट में मद्रास भी पहुंचा, सत्यमूर्ति को भी देखा और मैसूर, केरल सभी प्रदेशों का दौरा करता हुआ पंजाब पहुंचा। लाला लाजपत राय और भगत सिंह की लाटों से भी सामना हुआ। आखिर दिल्ली पहुंचा और उसने अपनी मुश्किल बयान की, पूरे हिंदुस्तान की परिक्रमा कराया, सब मूर्तियां देख आया, सबकी नाकों का नाप लिया, पर जॉर्ज पंचम की इस नाक से सब बड़ी निकली। सुनकर सब हताश हो गए और झुंझलाने लगे। मूर्तिकार ने ढांढस अर्थात धैर्य बंधाते हुए आगे कहा, सुना है कि बिहार सेक्रेटरिएट के सामने सन 42 में शहीद होने वाले बच्चों की मूर्तियां स्थापित हैं, शायद बच्चों की नाक ही फिट हो जाए। ये सोचकर वहां भी पहुंचा और उन बच्चों की नाकें भी इससे कहीं बड़ी बैठती हैं। अब बताइए मैं क्या करूं। राजधानी में सब तैयारियां थीं। जॉर्ज पंचम की लाट को मलमल कर नहलाया गया और रोगन लगाया गया। सब कुछ हो चुका था, सिर्फ नाक नहीं थी। बात सिर्फ फिर बड़े हुक्कामों तक पहुंची, बड़ी खलबली मची। अगर जॉर्ज पंचम की नाक न लग पाई तो फिर रानी का स्वागत करने का मतलब, यह तो अपनी नाक कटाने वाली बात हुई। लेकिन मूर्तिकार पैसे से लाचार था, यानी हार मानने वाला कलाकार नहीं था। एक हैरत अंगेज ख्याल उसके दिमाग में कौंधा और उसने पहली शर्त दोहराई। जिस कमरे में कमेटी बैठी हुई थी उसके दरवाजे फिर बंद हुए और मूर्तिकार ने अपनी नई योजना पेश की। चूंकि नाक लगना एकदम ज़रूरी है, इसलिए मेरी राय है कि 40 करोड़ में से कोई एक जिंदा नाक काट कर लगा दी जाए। बात के साथ ही सन्नाटा छा गया। कुछ मिनटों में खामोशी के साथ सभापति ने सबकी तरफ देखा। सबको परेशान देखकर मूर्तिकार कुछ अचकचाया मतलब भौचक्का हुआ और धीरे से बोला, आप लोग क्यों घबराते हैं? ये काम मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। नाक चुनना मेरा काम है, आपकी सिर्फ इजाज़त चाहिए। कानाफूसी हुए मूर्तिकार को इजाज़त दे दी गई। अखबारों में सिर्फ इतना छपा कि नाक का मसला हल हो गया है और राजपथ पर इंडिया गेट के पास वाली जॉर्ज पंचम की लाट के नाक लग रही है। नाक लगने से पहले फिर हथियार बंद पहरेदारों की तैनाती हुई। मूर्ति के आसपास का तालाब सुखाकर साफ किया गया, उसकी रबाब निकाली गई और ताज़ा पानी डाला गया ताकि जो जिंदा नाक लगाई जाने वाली थी वो सूखने न पाए। इस बात की खबर जनता को नहीं थी। ये सब तैयारियां भीतर भीतर चल रही थीं। रानी के आने का दिन नज़दीक आता जा रहा था। मूर्तिकार खुद अपने बताए हल से परेशान था। जिंदा नाक लाने के लिए उसने कमेटी वालों से कुछ और मदद मांगी, वो उसे दी गई, लेकिन इस हिदायत के साथ कि एक खास दिन हर हालत में नाक लग जानी चाहिए। और वो दिन आया, जॉर्ज पंचम की नाक लग गई। सब अखबारों ने खबरें छापी कि जॉर्ज पंचम की जिंदा नाक लगाई गई है, यानी ऐसी नाक तो कतई पत्थर की नहीं है लगती। लेकिन उस दिन के अखबारों में एक और बात गौर करने की थी कि उस दिन देश में कहीं भी किसी उद्घाटन की खबर नहीं थी। किसी ने कोई फीता नहीं काटा था, कोई सार्वजनिक सभा नहीं हुई थी, कहीं भी किसी का अभिनंदन नहीं हुआ था और कोई मान पत्र भेंट करने की नौबत नहीं आई थी। किसी हवाई अड्डे या स्टेशन पर स्वागत समारोह नहीं हुआ था। किसी का ताज़ा चित्र नहीं छपा था। सब अखबार खाली थे। पता नहीं ऐसा क्यों हुआ था। नाक तो सिर्फ एक चाहिए थी और वह भी बुद्ध के लिए, यानी मूर्ति के लिए। तो बच्चों ने देखा आपने कैसे जॉर्ज पंचम की नाक के लिए ये सब योजनाएं बनाई गई। और इस पाठ में हमें अखबारों की झूठी तस्वीरें भी देखने को मिलती हैं। पत्रकारिता पर भी एक प्रकार से व्यंग्य है और हमारे देश के लोगों पर भी एक प्रकार से व्यंग्य किया गया है। आइए हम थोड़ा सा इसका सारांश फिर से समझ लेते हैं कि आपने इस कहानी में पढ़ा क्या। तो आइए बच्चों, अब हम इसका देख लेते हैं सारांश। ठीक है, तो सारांश समझिए कि रानी एलिजाबेथ द्वितीय का भारत आगमन, मतलब जब रानी एलिजाबेथ द्वितीय भारत आने वाली थीं तो उसकी चर्चा अखबारों में हो रही थी। उनका सेक्रेटरी और जासूस उनके पहले इस महाद्वीप का तूफानी दौरा करने वाले थे। इंग्लैंड के अखबारों की कतरने हिंदुस्तानी अखबारों में हर जगह चिपकी नजर आती थी कि जो इंग्लैंड के अखबारों में छपता था वही सुबह आकर के हिंदुस्तान में छपता था, है ना।
तो नई दिल्ली में जॉर्ज पंचम की नाक की समस्या आ गई। नाक की समस्या क्या थी? नई दिल्ली में एक बड़ी मुश्किल जो सामने आ रही थी वो थी जॉर्ज पंचम की नाक। किसी समय इस नाक के लिए बड़े तहलके मचे थे, अखबारों के पन्ने रंग गए थे, राजनीतिक पार्टियां इस बात पर बहस कर रही थी कि जॉर्ज पंचम की नाक रहने दी जाए या हटा दी जाए। कुछ पक्ष में थे, कुछ विपक्ष में भी थे। फिर क्या हुआ था? एक विशेष कमेटी का गठन हुआ था और उसको एक काम सौंपा गया था कि हर हाल में हर कीमत पर वो नाक लगनी चाहिए। तो मूर्तिकार ने बहुत प्रयास किया, दुनिया भर का उसने पूरे हिंदुस्तान का दौरा किया, हर एक कोने में गया, लेकिन उसको नाक नाप से अधिक बड़ी मिली। फिर मूर्तिकार ने एक और प्रस्ताव रखा जब सब कुछ हो गया। क्या रखा? मूर्ति पर जीवित व्यक्ति की नाक लगा दिया जाए। अब जीवित व्यक्ति की नाक लगाने की बात की गई तो उसने कहा, फिर जो कारीगर था यानी मिस्त्री था, जो इंजीनियर था, नाक लगाने वाला मूर्तिकार था, उसने कहा मुझ पर सौंप दी जाए। लेकिन बाद में ऐसा हुआ कि जिंदा नाक जॉर्ज पंचम के लगाई गई मूर्ति पर। फिर क्या हुआ? समाचार पत्रों की भूमिका आप देखिए क्या हुआ। जहाँ नाक लग गई थी तो अगले दिन अखबारों में खबर छप गई थी कि जॉर्ज पंचम की लाट को नाक लगाई गई है, वो बिल्कुल असली है। उस दिन के अखबारों में एक बात और गौर करने की थी कि उस दिन देश में कोई भी उद्घाटन की खबर नहीं थी, कोई फीता नहीं कटा था, कहीं सभा नहीं हुई थी, कहीं अभिनंदन नहीं हुआ था, कहीं मानपत्र भेंट नहीं किया गया था, किसी हवाई अड्डे या स्टेशन पर स्वागत समारोह नहीं था, किसी का चित्र भी नहीं छपा था। ये अखबारों में ध्यान देने की बातें थी। तो बच्चों आज यहीं तक, फिर मिलते हैं अगले चैप्टर के साथ। तब तक आप पढ़ते रहिए प्लेलिस्ट से। बहुत बहुत धन्यवाद।